क्या भारत सचमुच 99 साल की लीज पर है? क्या हर भारतीय एक बार फिर 99 साल पूरे होने पर गुलाम हो जाएगा? ये एक बेहद चिंतनीय सवाल है जिसकी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली चाहती थी कि माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा जाए, जिससे कि भारत में चल रहे ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। एटली ने माउंटबेटन को इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की आजादी यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को सुलझाने का काम माउंटबेटन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भारत का खुद का स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करना था, लेकिन माउंटबेटन ये जानते थे कि ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए वो इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ट्रांसफर ऑफ पावर और भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी लुईस माउंटबेटन पर थी। ब्रिटेन से भारत आते वक्त विमान में बैठे हुए माउंटबेटन के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, जैसे कि क्या भारत की रियासतें एक होने के लिए मान जाएगी या फिर भारत का बंटवारा होगा। माउंटबेटन ने भारत आकर सबसे पहले नेहरू जी से मुलाकात की, लेकिन जब माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की बात की तो नेहरू जी ने माउंटबेटन को गांधी जी से बात करने की सलाह दी और गांधी जी माउंटबेटन से बंटवारे की बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में यहां तक कह दिया था कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और कैसे क्या करना है हम सब कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। गांधी जी के पास इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो अकेले बंटवारे को रोक सके। इसी बीच माउंटबेटन को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का सख्त भाषा में लिखा हुआ एक खत मिला। इस खत में लिखी हुई सख्त भाषा माउंटबेटन को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने पटेल से यह खत वापस लेने को कहा। लेकिन पटेल नहीं माने तो माउंटबेटन ने धमकी देते हुए उनसे कहा था, अगर आपको सब कुछ अपने हिसाब से ही करना है तो फिर आप ही कर लो, मैं वापस चला जाता हूं। अच्छी बात यह थी कि दोनों समझदार थे, तो दोनों ने आपस में सुलह करके बीच का रास्ता निकाला। जब ये तीनों बड़े नेता बंटवारे को लेकर सहमत नहीं थे, तो माउंटबेटन जिन्ना के पास गए और उन्हें बताया कि कांग्रेस का कोई भी लीडर बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है। लगता है भारत में बंटवारा किए बिना ही इंडियन गवर्नमेंट की सत्ता को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जिन्ना ने कहा कि मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि भारत में रहने वाले 30 करोड़ हिंदू और 10 करोड़ मुसलमानों का साथ में रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रहे इस मनमुटाव को अच्छे से समझने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। पंजाब पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। हर दूसरे दिन दंगे की खबर आ रही है और फिर उन्हें खबर मिलती है कि बंगाल में भी यही हाल बना हुआ है। माउंटबेटन पंजाब से सीधा शिमला चले गए और शिमला पहुंचकर ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किया हुआ प्लान, जिसको वह दिल्ली में जाकर सभी के सामने बताने वाले थे, उसे उन्होंने शिमला में ही नेहरू जी को दिखाया। नेहरू जी इस प्लान को रात भर में अच्छी तरह स्टडी कर रहे थे। इस प्लान में लिखी हुई एक लाइन नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें लिखा था कि हिंदू और मुसलमान चाहे तो दोनों मिलकर इस प्रांत के किसी भी क्षेत्र में अपना अलग एक देश बना सकते हैं। नेहरू जी की बात को सुनकर माउंटबेटन को भी यह प्लान उचित नहीं लगा। अब उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर ना तो कोई प्लान था और ना ही ज्यादा समय, क्योंकि गृह युद्ध की संभावना बनी हुई थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए माउंटबेटन राजनीतिक गुरु वीपी मेनन के पास जाते हैं। तब वीपी मेनन इन्हें डोमिनियन स्टेट्स की सलाह देते हैं। डोमिनियन स्टेट्स से मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों देश बना दिए जाएंगे और सभी रियासतों को यह हक होगा कि जिस देश को चुनना चाहे अपने हिसाब से चुन सकती है। और फिर इस प्लान को सभी के सामने रखा गया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता सभी इसके लिए राजी हो गए। सभी की सहमति के बाद इस प्लान को ब्रिटिश संसद में अप्रूव होने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब कांग्रेस के सभी लीडर बंटवारे के विरोध में थे, तो फिर ये इस प्लान को लेकर सहमत कैसे हो गए? इसकी वजह थी कि देश में लगातार गृहयुद्ध के हालात बने हुए थे और अगर गृह युद्ध छिड़ जाता तो किसको सत्ता मिलती कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता था कि देश और भी कई टुकड़ों में बंट जाता। इस गृह युद्ध को टालने के लिए तो कांग्रेस चाहती थी कि कैसे भी करके ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था डोमिनियन स्टेट्स। इसके लिए ब्रिटिश सांसद को केवल एक कानून पास करना था बस, और भारत को इसके कई फायदे भी थे। भारत का अपना कोई संविधान नहीं था और संविधान बनने तक भारत को सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी और डोमिनियन स्टेट्स के तहत भारत ब्रिटेन के सभी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक आपके पास अपनी कार नहीं है तब तक किसी और की कार रेंट पर लेकर यूज करना, और फिर जब अपनी खुद की कार खरीद लो तो दूसरे की कार को हमेशा के लिए वापस दे देना। और फिर 15 जुलाई को डोमिनियन स्टेट्स वाला माउंटबेटन प्लान ब्रिटिश संसद में पारित होता है, जिस पर 18 जुलाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शाही मुहर लगा दी जाती है।
मुहर लगने के साथ ही 15 अगस्त 1947 को इंडिया में इंडिपेंडेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। वायसराय राय के पद को भंग करके माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? ये पद माउंटबेटन को इसलिए दिया गया क्योंकि नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबेटन उनकी मदद करें, क्योंकि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना इतना आसान नहीं था। माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और इनके रिजाइन देने के बाद श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल चुने गए। और इस तरह जब तक भारत का अपना संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमिनियन बना रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर दिया गया, जिसके साथ डोमिनियन स्टेट्स सिस्टम भी खत्म हो गया था। अब हमारा सवाल है कि जब इंडिया को आजादी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली, तो क्या कभी ब्रिटिश संसद इस एक्ट को रद्द करके भारत को मिली आजादी वापस ले सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसे लागू करने से पहले संविधान सभा को गवर्नर जनरल की सहमति लेनी होगी। लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव जैसे पढ़े लिखे लोग थे, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का उल्लंघन किया गया, जिससे कि इंडिया के संविधान का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के साथ कोई संबंध नहीं रहे और भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के अकॉर्डिंग चले, ना कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग।